खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी की। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की ये पोयम। वेल ऐसे इतने सारे इंडियन पोएट्स का अगर हम बात करें, रविन्द्रनाथ टैगोर की, हरिवंश राय बच्चन जी की, तो सभी ने अब जो रियलिटी होती है लाइफ से उससे पेश किया है और अपनी यूनिक स्टाइल कुछ बनाई है। और ऐसे यूनिक स्टाइल के दो और पोएट्स हैं जिनका मैं स्वागत करना चाहूँगी, राकेश जी और अजहरुद्दीन जी का। तो आपका स्वागत करना चाहूँगी हमारे इस शो में। तो आपको किससे प्रेरणा मिली पोयम सीखने, राकेश जी? एक्चुअली क्या मैम, जब हम लोग पढ़ते थे तो बचपन से ही कुछ विकृतियाँ देखी और देश जिस परिस्थिति में वर्तमान में है, देश के हालात देखे और वहीं से प्रेरणा मिली। और जब मैंने फर्स्ट टाइम 11वीं में कुछ टूटी फूटी रचनाएं लिखी और पहले जब मंच पर कार्यक्रम देते थे तो श्रोता हंसते भी थे, लेकिन कहीं ना कहीं हमने उसको छोड़ा नहीं और धीरे धीरे लिखते रहे। और हंसी से आपको प्रेरणा मिलती है कि ये हंस रहे तो मुझे इनको कुछ कर दिखाना है। तो राकेश जी, सबसे पहले तो मैं आपसे पोयम ही सुनना चाहूंगी जो आपकी भी फेवरेट है या जो आपको लगता है कि आज की लाइफ के जो रियलिटी बेस्ड जैसी। मैम, आपने सबसे पहले बात करी है झांसी की रानी की, तो पंक्तियाँ मेरी नहीं है, लेकिन झांसी की रानी की बात है तो मैं प्रथम 4 पंक्ति वही पढ़ना चाहूँगा कि आज़ादी की सुबह हुई है शहीदों की कुर्बानी से, आज़ादी की सुबह हुई है शहीदों की कुर्बानी से, और आज तिरंगा ऊंचा है या झांसी वाली रानी से। और राष्ट्र प्रेम है सबसे बढ़कर, राष्ट्र प्रेम है सबसे बढ़कर, इससे बढ़कर कोई नहीं। आज प्रेरणा लेनी होगी उनकी छोटी जवानी, आज प्रेरणा लेनी। बहुत ही अच्छी कविता थी और कह सकते हैं जब एक हौसला हमारा टूट जाता है तो ये कविता हमें वो हौसला वापस से बनाती है। और अजहरुद्दीन, आपको किन से मोटिवेशन मिली पोयम की? मोटिवेशन जब मैं 10th क्लास में था तो हरिवंश राय बच्चन की एक कविता पढ़ी थी मैंने। तभी से कविता लिखने का काफ़ी जुनून चढ़ा था। तो अभी आप कौन सी क्लास में हैं? अभी एक मैं 12th का ड्रॉप लिया है मैंने, 12th पास आउट करके। जब मैं 10th क्लास में था तो काफ़ी स्टेज फंक्शन जो होते थे कॉलेज में, डिबेट वगैरह, उसमें हमेशा अव्वल आता था लिखने के बाद। तो मुझे पोएम्स को लिखने का थोड़ा सा मौका मिला। मैंने जब अपने विचारों को लिखा तो एक बार मैंने 12th क्लास में पहली पोएम लिखी थी, तब वो काफ़ी सराही गई थी टीचर्स के द्वारा, तभी से मैंने लिखना स्टार्ट किया। तो वो पोयम आपको आज भी याद है? बिल्कुल याद है। आप सबसे पहले पोयम का शीर्षक बताना चाहूँगा, जिंदगी एक कलम है। उससे पहले कुछ और बोलना चाहूँगा कि काफ़ी लोग कहते हैं कि ज़िंदगी इंसान को उम्र के साथ उनका मतलब पता चलता है या इंसान सीखता है उम्र से, लेकिन मेरा मानना है कि ज़िंदगी उम्र से नहीं, हमें परेशानियों से पता चलती है कि ज़िंदगी है क्या। इसलिए मैंने ज़िंदगी को एक कलम है इस शीर्षक दिया है कविता का। कविता कुछ इस प्रकार है। जिंदगी एक कलम है, कलम की स्याही से लिखी जिंदगी मैंने मेरी, कलम की स्याही से लिखी जिंदगी मैंने मेरी, जैसी लिखी किस्मत की स्याही से अल्लाह ने जिंदगी मेरी, जैसी लिखी किस्मत की स्याही से अल्लाह ने जिंदगी मेरी। दोनों में बस फर्क इतना है, दोनों में बस फर्क इतना है, मेरी लिखी जिंदगी को बनाना होगा, इसके लिए मुझे कलम को उठाना होगा। जिंदगी एक कलम है, जिससे लिखो गम तो गम और लिखो खुशी तो खुशी का आना होगा। इसे लिखने के लिए मुझे फिर कलम को उठाना होगा, फिर आप देखोगे जिंदगी का एक नया तराना होगा। जिंदगी एक कलम है और किस्मत एक स्याही है, इसका मेल मुझे करवाना होगा, जिसके लिए मुझे फिर कलम को उठाना होगा। जिंदगी एक कलम है, जिससे खुशी लिखो तो खुशी और गम लिखो तो गम का आना होगा। जिंदगी एक कलम है। क्या बात है। कब आपने ये पोयम लिखी? 25 नवंबर 2011। इतने छोटे हो के भी इतना डीप आपने सोचा और पूरा मतलब लाइफ की जो प्रॉब्लम्स होती है उसके बारे में सोचना कि कैसे हम उसको क्या सोचते हैं। बट लाइफ आई थिंक कुछ भी हो जाए हमें जीना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। यही इस कविता से हमें सीखने मिलता है, जो उसका मॉरल मिलता है। तो और कितनी कविताएं जो आपने इस तरह से लिखी? हाँ, मैंने कम से कम 10 से 12 कविता, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं है पोएम लिखने को, इससे 10 से 12 ही अभी तक लिखी। इतने कम टाइम में आपने इतनी खूबसूरत पोएम्स लिखी है। तो आपके घर में आपने अभी तक इस चीज़ को बताया है? मेरी पूरी फैमिली को पता है, लेकिन मेरी जो सिस्टर है वो काफ़ी इंस्पायर्ड मुझसे, वो काफ़ी तारीफ करते हैं, हमेशा हौसला अफजाई करते हैं मुझे आगे बढ़ने के लिए। जैसे अभी सभी ने कहा कि जो नए पोएट्स हैं उन्हें तो मतलब मिल ही नहीं पाता है आगे बढ़ने का मौका, तो आज BTV ने मौका दिया तो काफ़ी सराहनीय है हमारे लिए। बिल्कुल, हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि इस तरह के टैलेंट हम बाहर लेके आए। तो राजेश जी, आपने अभी तक कितनी पोएम्स लिखी है और कोई एक पोएम जो आपको लगता है कि किसी भी सिचुएशन में आपको वो पोएम याद आ जाती है? जी मैम, लगभग 60-70 पोएम मैंने लिखी है
लेकिन मैं आपको एक छंद सुनाना चाहता हूँ जो मैं लगभग उसको पसंद करता हूँ और बहुत पहले लिखा हुआ है और मर्यादा के ऊपर वो छंद लिखा हुआ है, आध्यात्मिक है कि अच्छे इंसान बनो, शुभ शुभ काम करो, ऐसे इंसान की तो होती है आरती। कि अच्छे इंसान बनो, शुभ शुभ काम करो, ऐसे इंसान की तो होती है आरती। और दूसरों के लिए जियो, देश के लिए मरो, ऐसे ही वीरों को तो चाहती है भारती। कि वतन की आन रखो, माँ बाप की शान रखो, क्योंकि कृष्ण जी भी बने हैं अर्जुन के सारथी। और अर्जुन के चले तीर युद्ध जीते पांडव वीर, इसीलिए होती है कृष्ण जी की आरती, इसीलिए होती है कृष्ण जी की आरती। क्या बात है, बहुत ही इंस्पिरेशनल पोयम थी ये। तो आपको ज्यादातर कौन सी पोयम जो आपको अच्छी लगती है, इंस्पिरेशनल या मोटिवेशनल, किस तरह की पोयम्स आप लिखना पसंद करते हैं? जी मैम, मैं तो वर्तमान में जो हालात चल रहे हैं देश के, शायद मैं मानता हूँ कि इंदौर नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, हिंदुस्तान नहीं पर पूरा विश्व जिस समस्या से अभी जूझ रहा है वो है आतंकवाद। तो मैंने आतंकवाद पे एक मेरी फेवरेट रचना लिखी है और मैं उसी को ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो मैं जरूर सुनना चाहूँगी। जी, तो मैं आपको सुनाता हूँ कि कभी दिल्ली दहलती है, कभी दिल्ली दहलती है, कभी कश्मीर दहलता है, कभी मुंबई दहलती है, कभी जयपुर दहलता है। कैसी ये कायराना है कि अक्षरधाम दहलता है। कभी मुंबई दहलती है, कभी दिल्ली दहलती है। अतिथि देवो भव भाव की संस्कृति की परंपरा रही है और उसको लेके 4 पंक्तियां मैंने लिखी है कि माना हैवान बदलते हैं, माना शैतान बदलते हैं। 43 के बाद सीखते ही समझौते हुए देश में, लेकिन क्या परिणाम मिला 4 पंक्ति में आपको बताता हूँ कि माना हैवान बदलते हैं, माना शैतान बदलते हैं, माना तूफान बदलते हैं, माना बेईमान बदलते हैं। पर ये कौन सा समझौता कि मेहमान बदलते हैं। माना तूफान बदलते हैं, माना बेईमान बदलते हैं। 56 दुकान पर मैं खड़ा था और अगली पंक्तियां वही इंगित करता हूँ कि एक तरफ देश तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है और दूसरी तरफ देश की क्या परिस्थितियां है वो 4 पंक्ति में मैंने लिखी है कि जो वीआईपी लोग जब वहाँ कॉफी पी रहे थे और जब कॉफी के खाली गिलास फेंक रहे थे, गरीब बच्चे उनको उठाकर एक डिस्पोजल में इकट्ठा करके पी रहे थे। 4 पंक्तियां वहीं से मैंने उठाई है। कोई तो आन से मरता है, कोई तो शान से मरता है, कोई तो आन से मरता है, कोई तो शान से मरता है, कोई तो दुख से मरता है, कोई बंदूक से मरता है। किंतु आजान मेरे इस देश में कोई भूख से मरता है, दुख से मरता है, कोई बंदूक से मरता है। कविता की अंतिम पंक्तियाँ, कविता की अंतिम पंक्तियाँ जिसमें पूरा सच्चाई लिखा है, ये हम लोगों को मालूम BTV ने कार्यक्रम कराया और पूरी सच्चाई इन पंक्तियों में लिखी गई है। जब भी आतंकवादी घटना कोई होती है तो उसके पीछे जरूर कोई ना कोई हाथ होता है। पिछले टाइम मुंबई में घटना हुई ओबराय होटल, ताज होटल पे, तो कहीं ना कहीं साजिश थी। तो मैं 4 पंक्तियाँ लिखता हूँ कि जब कोई विस्फोट होते हैं, कितने अनाथ होते हैं, और विनाश की उस आंधी में कोई ना साथ होते हैं। कि पर्वत पिघलते हैं, हमारे दिल जलते हैं, कि पर्वत पिघलते हैं, हमारे दिल जलते हैं, और लादेन के गुर्गे भी तो हिंदुस्तान में पलते हैं। कि लादेन के गुर्गे भी तो हिंदुस्तान में पलते हैं। देश जलाते हैं, मेरा कश्मीर जलाते हैं, अयोध्या धाम जलाते हैं, ये अक्षरधाम जलाते हैं। क्या बात है राकेश जी, आपकी पोयम
कहीं ना कहीं सोचने में मजबूर करी कि क्या कंट्री की कंडीशन होगी और कैसे हमें उसे बदलना चाहिए। तो अजहरुद्दीन, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपको किस तरह की पोएम्स लिखना अच्छा लगता है? मुझे समाज को लेके जो भी होता है, जैसे जो करंट अफेयर्स चलते हैं, तो उनके ऊपर मेरे दिमाग में अपने आप थॉट आते हैं और लिखा जाती है। मैं लिखना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अपने आप लिखाती है। अपने आप लिख, तो ऐसा कोई थॉट आपको हाँ याद है? बिल्कुल। अभी जो समाज में भी फिलहाल जो दिल्ली में गैंगरेप हुआ था, उसको लेके काफ़ी समाज और सरकार के बीच में जनता ने काफ़ी चिल्ला चोट की थी। उसमें सरकार के ऊपर भी थोड़ी सी प्रहार किए हैं और समाज को लेके भी हैं, उसको सुनाना चाहूँगा मैं। इसका शीर्षक क्या दिया है? समाज और सरकार। समाज में फैली ऐसी बीमारी जैसे कुष्ठ रोग हुआ हो जारी। ना वक्त बदला ना बदली सोच, हो रहा समाज गंदा रोज बरोज। ये जुल्मी अत्याचारी कुप्रथाओं को अब बंद कर दो, बेचारी कब से झेल रही जुल्म है नारी। पहले सांस मेहनत की थी सत्ता, अब कर दिया उसे सरकारी। जिस भगवान की भक्ति करते हो वो भगवान नारीत्व को सजाए है। जिस भगवान की भक्ति करते हो वो भगवान नारीत्व को सजाए है। पैरों तले माँ के स्वर्ग को बसाए है। यह घोर कलयुग आया है, हैवानियत का नशा छाया है। यह घोर कलयुग आया है, हैवानियत का नशा छाया है। उस नारी को इज्जत दे नहीं सकते, उस नारी को इज्जत दे नहीं सकते जिसकी कोख से जन्म पाया है। हैवानों को इंसानियत रास नहीं आती, और एक सरकार है जो बस नियम कानून है चलाती। और एक सरकार है जो बस नियम कानून है चलाती, और जब जनता है चिल्लाती तो उन्हें सिर्फ आश्वासन है दिलाती। अंत में सजा गुनाह की कड़ी उन्हें मिल नहीं पाती। बेहतर है इससे कर दो हवाले जनता के, बेहतर है इससे कर दो हवाले जनता के। फसाद की जड़ को खत्म कर देंगे, फसाद की जड़ को खत्म कर देंगे। ऐसे मर्दों को हम नामर्द कर देंगे। जो भी आम आदमी की सोच होती है वो सब कुछ इस कविता में हमें देखने मिला, सुनने मिला, नजर आया। तो थैंक यू सो मच, आप हमारे शो पे आए और जाते जाते रोज मीना की तरफ से ये गिफ्ट पाउच आपके लिए, ताकि आपके लिए। तो कैसा आपको लगा?